जय भीम साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय न्यायपालिका और उनके अंदर फैले जातिवाद के बारे में। आपको बता दें कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हम लोग विधायिका और कार्यपालिका के बारे में तो समीक्षा करते हैं, लेकिन इस मामले में न्यायपालिका को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। न्यायपालिका को नजरअंदाज करने का मुख्यतः 2 कारण है। पहला कि हमारे अधिकांश लोगों को न्यायपालिका के कार्य प्रणाली के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है, और दूसरा, जिसको जानकारी है वो भी इस पर बात करने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर बना रहता है कि कहीं मेरे ऊपर अवमानना का केस दर्ज न हो जाए। हालांकि उनका ये डर वाजिब भी है, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आया है जहां कोई दलित समुदाय के लोग न्यायिक प्रणाली पर सवाल किया तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, फिर वो वर्षों तक उसी न्यायालय के चक्कर काटते रहे। हालांकि मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा यह वीडियो पूरे न्यायपालिका के विरुद्ध नहीं है, बल्कि उस संस्था के अंदर होने वाले कार्य प्रणाली के विषय में है। इस वीडियो का मूल उद्देश्य यह समझना है कि वंचित समाज के लोग जब न्यायालय में अपना कोई मुकदमा लेकर जाते हैं तो उसे न्याय पाने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनका उद्देश्य यह भी समझना है कि हमारे देश के प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान संविधान का है, न कि किसी संस्थान का। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय भी संविधान के दायरे में ही आता है, और संविधान हमें इस बात की आज़ादी देती है कि हम किसी भी संस्थान का आलोचनात्मक समीक्षा कर सकते हैं, फिर चाहे वो संसद हो, अदालत हो या मीडिया हो। भारत एक जाति प्रधान देश है। यहाँ पैदा होने वाले बच्चे का नाम बाद में डिसाइड होता है, लेकिन जाति जन्म के साथ ही डिसाइड हो जाता है, जो बूढ़े होकर मरने के बाद भी नहीं बदलता। इसलिए कहा जाता है कि जाति है कि जाति नहीं। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक प्राचीन सामाजिक ढांचा है जो हजारों वर्षों से व्याप्त है। यह व्यवस्था न केवल सामाजिक असमानता को जन्म देती है, बल्कि प्रशासन, राजनीति, शिक्षा और न्यायपालिका जैसे संस्थानों को भी प्रभावित करती है। हालांकि भारत का संविधान समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की गारंटी देता है, फिर भी वास्तविकता यह है कि जातिगत पूर्वाग्रह और भेदभाव न्यायिक प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। यह वीडियो भारतीय न्यायपालिका पर जाति व्यवस्था के प्रभाव की गहन समीक्षा पर आधारित है। भारत में जाति व्यवस्था की जड़ें प्राचीन वैदिक काल तक जाती हैं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार 4 मूल वर्ण है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो बाद में हजारों जातियों और उपजातियों में विभक्त हो गए। यह व्यवस्था जन्म आधारित सामाजिक पदानुक्रम पर आधारित है, जिससे दलितों और आदिवासियों को सदियों तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा है। इस ब्राह्मणवादी वर्चस्व ने न केवल शिक्षा और धार्मिक संस्थानों पर नियंत्रण रखा, बल्कि न्याय और कानून के क्षेत्र में भी विशेष अधिकार प्राप्त किए। भारत की आजादी के बाद जब संविधान का निर्माण हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक न्याय को केंद्र में रखकर एक समावेशी संविधान की नींव रखी। संविधान में अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 15 जो जाति, धर्म, लिंग आधारित भेदभाव को निषिद्ध करता है, अनुच्छेद 17 जो छुआछूत को खत्म करता है, और अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता देता है, जैसे प्रावधान न्यायपालिका को जातिगत भेदभाव के विरुद्ध लड़ने का औजार प्रदान करते हैं। लेकिन क्या ये संवैधानिक मूल्य भारतीय न्यायपालिका के व्यवहार में उतरे भी हैं? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। जहां तक न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति का सवाल है, तो आंकड़े बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के गठन से लेकर अब तक नियुक्त न्यायाधीशों में अधिकांश सवर्ण समुदाय के ही रहे हैं, जिसमें विशेष करके ब्राह्मण, कायस्थ और बनिया जाति से आते हैं। दलित, पिछड़ा वर्ग और आदिवासी समुदाय से आने वाले न्यायाधीशों की संख्या नगण्य है। यह असमान प्रतिनिधित्व इस बात का सूचक है कि जाति आधारित वर्चस्व न्यायिक नियुक्तियों में भी विद्यमान है। इसका एक कारण और भी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था से होता है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका में पारदर्शिता की कमी और जातिगत पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देती है। इस प्रणाली में अपने लोगों को ऊपर लाने की प्रवृत्ति देखी गई है, जिससे बहुजन समुदाय के लोग योग्य अधिवक्ता न्यायिक पदों तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। अनेक मामलों में देखा गया है कि जब पीड़ित दलित होता है और आरोपी सवर्ण, तब न्यायिक रुख कमजोर पड़ जाता है। इसका सबसे सटीक उदाहरण है हाथरस गैंगरेप, जो साल 2020 में घटा था। हाथरस गैंगरेप इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां प्रशासनिक और न्यायिक दोनों स्तरों पर जातिगत संरक्षण देखने को मिला है। इसका एक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुसूचित जाति या जनजाति अत्याचार निवारण पर फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी से पहले जांच की शर्तें जोड़ दी थी, जिसे बाद में जन विरोध और संसद के हस्तक्षेप के बाद वापस लेना पड़ा। उपर्युक्त दोनों उदाहरण ये दर्शाता है कि न्यायपालिका भी कभी कभी सवर्ण प्रतिक्रिया के दबाव में संवैधानिक सुरक्षा कवचों को कमजोर करने की कोशिश करती है। कई लोगों का ये मानना है कि न्यायिक भाषा और न्याय प्रक्रिया आम जनता के लिए, खास करके दलित समाज के लोगों के लिए एक दीवार के समान है।
कई जानकारों का यह भी कहना है कि उच्च न्यायपालिका में स्थानीय भाषा में कार्यवाही की व्यवस्था न होने से वंचित वर्ग को न्याय पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो तबका न्याय से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा समाज जिसे हजारों वर्ष तक शिक्षा से वंचित रखा गया, उसे अंग्रेजी जैसी कठिन भाषा के सामने खड़ा कर देना एक प्रकार मजाक ही है। यदि वास्तव में उन समुदाय को न्याय देना चाहती है तो उच्च अदालतें भी स्थानीय भाषा में अपना कार्य प्रणाली को अपना हिस्सा बनाएं। जहां तक न्यायिक निष्पक्षता की सवाल है तो एक न्यायाधीश भले ही संविधान की शपथ तो लेता है, परंतु उसका सामाजिक निर्माण, पृष्ठभूमि और जाति चेतना उसके निर्णय में कहीं न कहीं परिलक्षित हो ही जाती है। न्यायिक निर्णयों में सामाजिक चेतना की कमी तब सामने आती है जब पीड़ित की जाति को अनदेखा कर दिया जाता है या फिर आरोपी की जाति के आधार पर ही राहत दी जाती है। कई बार तो इसके चपेट में खुद न्यायाधीश भी आ जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि यदि कोई जज जो दलित या पिछड़े समुदाय से आते हैं, वो अपना फैसला चाहे कितना भी कानून सम्मत क्यों ना दें, लेकिन लोग उनको उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि से ही आंकते हैं। इसका हालिया उदाहरण सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई के उस बयान से मिलता है जिसमें उन्होंने ये संकेत दिया कि एक दलित जज के रूप में उन्हें भी भेदभाव और पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ा। जस्टिस गवई के इस बयान से पता चलता है कि भारत के न्यायपालिका में जातिगत भेदभाव की जड़ें इतनी गहरी तक पहुंच गई है कि अब यह समस्या केवल आम नागरिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायपालिका भी इसके चपेट में आ गया है। जस्टिस गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय में एक दलित पृष्ठभूमि से आने वाले गिने चुने न्यायाधीशों में से एक है, उन्होंने एक मंच पर कहा था कि जाति आज भी न्यायपालिका में एक अदृश्य दीवार की तरह काम करती है। उन्होंने यह भी बताया कि कई बार उनके फैसले को उनकी योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के नजरिए से देखा गया। जस्टिस गवई का यह कथन भारतीय न्यायपालिका की उस संरचनात्मक समस्या की ओर इशारा करती है जिसमें उच्च पदों पर पहुंचने के बाद भी दलित व्यक्तियों को पूर्ण सम्मान और निष्पक्षता नहीं मिलती। इससे न केवल संविधान की समानता की भावना को ठेस पहुंचती है, बल्कि उन लाखों दलित युवाओं के सपनों को भी धक्का लगता है जो न्यायपालिका में बदलाव की उम्मीद रखते हैं। जस्टिस गवई का अनुभव इस बात का प्रमाण है कि भले ही संविधान ने सभी को बराबरी का अधिकार दिया हो, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर जाति अब भी एक निर्णायक भूमिका निभा रही है। इस पर मुख्य दर्शक बने रहना सामाजिक न्याय के मूल्यों के साथ विश्वासघात करना ही होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने न्यायपालिका को सामाजिक क्रांति का उपकरण बनाने की कल्पना की थी। उनके अनुसार जब तक न्यायिक प्रणाली समाज के सबसे वंचित तबकों को संरक्षण नहीं देगी, तब तक लोकतंत्र एक दिखावा मात्र ही रहेगा। आज भारतीय न्यायपालिका को उनके सपने के अनुरूप एक ऐसे संस्थान में बदलने की आवश्यकता है जो न केवल सवर्णों के हितों की रक्षा करे, बल्कि बहुजन समुदाय के अधिकारों की भी रक्षा करे और उनकी भी न्याय की गारंटी दे। भारतीय न्यायपालिका पर जाति व्यवस्था का प्रभाव गहराई से व्याप्त है, चाहे वह नियुक्तियों का मुद्दा हो, फैसले की प्रवृत्ति हो या फिर न्याय तक पहुंच की बाधाएं हो। जाति एक निर्णायक कारक बनी हुई है। समाज में समानता और न्याय की स्थापना तभी संभव है जब न्यायपालिका जातिवादी संरचनाओं को चुनौती देने का साहस दिखाए और अपने भीतर भी सामाजिक विविधता और न्यायिक समावेशिता को अपनाए। एक लोकतांत्रिक समाज की यही कसौटी है कि उसका न्याय तंत्र कितना निष्पक्ष, समावेशी और वंचितों के प्रति कितना उत्तरदायी है।